गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 13, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़ पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग चार टॉपिक करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कैंडिडेट्स के बारे में। मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, कुछ रूल्स वगैरह के बारे में जानेंगे। ऐसे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं और ऐसे रूल्स जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपके रिवीजन के पर्पज के लिए है। अगर आप कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आपका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप नया स्टूडेंट हो, बिल्कुल पहली बार आप आए हो, या एस्पिरेंट हो बिल्कुल न्यू, तो आपके बिल्कुल नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, करेंगे इसको हम लोग। उसके अलावा डिजिटल लॉकर, आई होप आप में से कुछ लोग इसको यूज भी करते होंगे। एप्लीकेशन है ये, आप गूगल स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डिजिटल लॉकर के बारे में बात करेंगे और न्यूज में क्यों है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी। जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, डिजिटल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल लॉकर एक अच्छा टॉपिक आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग सब कुछ बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया में ग्रो कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। इंडिया में कुछ खास जगह पे ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्यों सिचुएटेड है, लोकेशन क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फार्मास्यूटिकल के चैलेंजेस क्या क्या हैं, इश्यूज कौन कौन से हैं। तो मेंस के लिए एक अच्छा खासा टॉपिक आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा आज। और डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो मेजर इशू जो हम लोग हैंडल करने वाले हैं वो ये है कि क्या रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है हाई पॉपुलेशन का। इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक है ये, व्हाट आर द रूल्स फॉर द कंटेस्टिंग सीट्स। तो भाई जो कैंडिडेट अभी जिनको टिकट मिला है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आपको ये अच्छे से पता होगा कि एक जो कैंडिडेट है, अब जैसे मान लो आप राहुल गांधी जी का एग्जांपल लीजिए या मोदी जी का एग्जांपल ले लीजिए। तो 2019 के इलेक्शन में मोदी जी दो जगह से इलेक्शन लड़े थे, गुजरात में लड़े थे और एक जो है वो बनारस से लड़े थे। ठीक है। तो लेकिन जब इलेक्शन हो गया था, ओवर हो गया था, दोनों जगह से वो जीत गए थे। तो एक जगह से उनको रिजाइन करना पड़ा और दूसरी जगह पे वो अभी कैंडिडेट हैं जो बनारस से हैं, वो वाराणसी से हैं। उसी तरह से राहुल गांधी भी यूपी में एक जगह से लड़े थे और फिर केरला से भी एक जगह से लड़े थे। एक जगह पे वो हार गए थे, दूसरी जगह पे जीत गए थे। तो बेसिकली एक जो कैंडिडेट है वो दो ही जगह पे इलेक्शन लड़ सकता है, दो ही सीट के ऊपर लड़ सकता है। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। 1996 से पहले एक कैंडिडेट जितनी मर्जी चाहे सीट से इलेक्शन लड़ सकता था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन 1996 में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अभी आप सिर्फ दो ही जगह पे लड़ सकते हो। इसके पीछे प्राइमरी रीजन ये था कि मान लो एक कैंडिडेट हैं, हरियाणा से कैंडिडेट हुए थे जो चार जगह से इलेक्शन लड़े थे, भैया चारों ही जगह से जीत गए थे। अब सीधी सी बात है कि एक जगह से आपको रहना है, तीन जगह से तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो तीनों जगह पे बाई इलेक्शंस होते हैं, फिर से वहां पे इलेक्शन करवाओ। अब रोज रोज इलेक्शन हो जाए अच्छा थोड़ी लगता है। एक्सचेकर पे फर्क पड़ता है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते बार बार वोटिंग करने के लिए। इतना टाइम थोड़ी ना लोगों के पास। एनीवेज, सो इंडिया में 1996 से पहले मेन इलेक्शन के बाद ना बहुत सारे बाई इलेक्शंस होते थे। उन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये रूल बना दिया गया कि भाई आप दो ही सीट से इलेक्शन लड़े, इससे ज्यादा आप नहीं लड़ सकते हो। अच्छी बात है। नाउ, हमारा जो सेक्शन 70 है, ये जो दो बार इलेक्शन की बात कर रहा हूं, दिस इज सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेक्शन 70 क्या कहता है? अ कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली वन सीट। तो अगर आप दो जगह से इलेक्शन लड़े हो, एज पर आर्टिकल 33, कोई बात नहीं, आप लड़ सकते हो, आपको पावर है। लेकिन आप इलेक्शन के बाद में एक ही जगह की सीट को होल्ड कर सकते हो, दूसरी को नहीं कर सकते हो। तो एक सीट आपको वकेट करनी ही पड़ेगी एज पर आर्टिकल 70। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इस कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर, क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हो? अब देखिए, 18 एज जो है हमारी, वो वोटिंग एज है, राइट। 18 साल की अगर आपकी एज है तो आप वोट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 18 साल के हो ना, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब ऐसे तो ये थोड़ी अजीब सा लगता है कि भाई जब 18 साल के आप अडल्ट हो गए हो, आप वोट कर सकते हो, तो आप 18 साल के इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। बट फिर भी इंडिया में जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एज के अलावा और कई तरह की क्वालिफिकेशन हमारे सामने होती हैं। अब ये क्वालिफिकेशन ना दो तरह की हो सकती हैं। जब आप कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की बात करते हो,
एक जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी जो क्वालिफिकेशन होती है एज पर आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दोनों के अंदर थोड़ी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो शुरू में ही ऐड कर ही दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, लेकिन बाद में हमें कुछ और चीजें रियलाइज हुई तो हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ऐड कर दिया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपली कहता है कि भैया अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप एक इंडिया के सिटीजन तो होने ही चाहिए। अब ये तो सीधी सी बात है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसी पाकिस्तानी को बुला के तो हम लोग इलेक्शन लड़वाने से रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बोलने की जरूरत भी नहीं थी, तो अंडरस्टूड ही होता है। एनीवेज, आपको ओथ लेनी पड़ेगी, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, आपको एक ओथ लेनी पड़ती है। अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो यू शुड बी मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आप 25 के होने चाहिए। नहीं नहीं, आप अगर, सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 30। अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल सिंपल से प्रोविजन दिए हुए हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था। जैसे आप एक इलेक्टर होने चाहिए। अब मान लो ठीक है आपकी एज हो गई है, लेकिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, आप सिटीजन हो लेकिन वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आप इलेक्टर होने चाहिए, वोटर होने चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर इलेक्टर हो वहीं पे इलेक्शन लड़ोगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब राहुल गांधी जी, वो वेनाड जो कि केरला के अंदर पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर थोड़े ना है, लेकिन वो इलेक्शन तो वहां से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी गुजरात से भी लड़ ले रहे हैं, वो यूपी से भी लड़ ले रहे हैं, लेकिन वो वोटर तो किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप किसी भी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक रजिस्टर्ड वैलिड वोटर होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अगर आप इन रिजर्व सीट्स पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो यू मस्ट बी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर आप रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए। लेकिन इफ यू आर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आप अन जो रिजर्व सीट है, ठीक है, आप उससे भी इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्व सीट से ही लड़ना चाहते हो तो आप एससी और एसटी होने चाहिए। लेकिन आप जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो जनरल सीट पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, रिजर्व सीट पे सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई थी। और अगर मैं बताता चलो, इंडिया में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। आप लोकसभा इलेक्शन लड़िए, राज्यसभा इलेक्शन लड़िए, स्टेट के लिए इलेक्शन लड़िए, एमएलए वगैरह के लिए, आपकी कोई भी इस तरह की क्वालिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। कौन कौन से बेसिस पे डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है कैंडिडेट। ठीक है, देखिए, एक मैं यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डिफेक्शन एक अलग से टॉपिक होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी आपको डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट उसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सेपरेट कंडीशंस बताता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये डिस्क्वालिफिकेशन के सेपरेट प्रोविजन बताता है। तो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आप किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, सीधी सी बात है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। आप कोई ऐसी पोजीशन यूनियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आपके ऐसी होनी नहीं चाहिए कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे मान लो आप एक एमएलए भी हो और आप एक स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हो। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, आपको एक जगह से रिजाइन करना पड़ेगा। तो आप एज एन एमएलए आप सैलरी ले रहे हो, आप पॉलिसी के अंदर स्टेक होल्डर हो, और एज एन प्रोफेसर आप वहां से भी स्टेट से सैलरी ले रहे हो। तो इट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और सीधी सी बात है, अगर आप अनसाउंड हो, अगर आपका दिमाग ही ठीक नहीं है, संतुलन बिगड़ा हो आपके दिमाग का, ठीक है, अनसाउंड माइंड का, तो कम से कम एक समझदार आदमी को जाना चाहिए वहां पे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी, राइट।
भाई आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया हुआ है, आप बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, आपने पैसा भरा नहीं, और आप इलेक्शन लड़के जो है फिर वो आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बन के बैठ गए हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी बैंकरप्ट एट ऑल। अगर आप बैंकरप्ट हो, डिक्लेयर कर दिए गए हो, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डिस्क्वालिफिकेशन का एक तरीका हमारे यहाँ पे होता है। या फिर आपने कोई फॉरेन सिटीजन ले लिया हो, किसी दूसरी कंट्री के आप सिटीजन बन गए हो, क्योंकि इंडिया में हम लोग एक ही सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। ठीक है, विदेशों में कई जगह पर जैसे आप अमेरिकन सिटीजन भी हो सकते हो, आप इटालियन सिटीजन भी हो सकते हो, आप फ्रेंच भी हो सकते हो, इटालियन भी हो सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, तब किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर नहीं कर सकते। अगर आप कर लिया है तो फिर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो। जैसे आप सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। सोनिया गांधी जी जो है वो पहले इटालियन सिटीजन थी, नाउ शी इज एन इंडियन सिटीजन। तो उनकी इटालियन सिटीजन जो है वो इंडिया के परस्पेक्टिव से खत्म हो गई है। उनके पास इटालियन पासपोर्ट नहीं है, बिकॉज शी इज इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो उस केस में आप बात कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। जैसे भाई आपने इलेक्शन के दौरान कोई करप्ट प्रैक्टिस कर दिया है। करप्ट प्रैक्टिस के कई सारे जो है इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लो कास्ट के बेसिस पे, या आपने ब्राइब किया है, या जनता से आपने वोटों को खरीदा है, उस तरह के बेसिस पे आप करप्ट प्रैक्टिस की बात कर सकते हो। राइट। उसके अलावा जो हम लोगों ने कल भी बात किया था, जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है इलेक्शन पे, अगर आप वो इलेक्शन के एक्सपेंसेस को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को झूठी जानकारी दे रहे हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर आप रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, अगर आप अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अगर आप हेट स्प्रेड करते हो, तो वो भी उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। एंटी डिफेक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपनी लक्ष्मीकांत में जाएं, आपकी पॉलिटी की बुक में, और एंटी डिफेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज व्हाट, अच्छा ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, व्हाट आर द रूल्स फॉर कैंडिडेट्स। अब हटते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, जो है हमारा ये वाला डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी फिलहाल आईसीएससी बोर्ड का एग्जाम आया है, रिजल्ट आया था बोर्ड का, और तमिलनाडु के अंदर भी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है। आप नॉर्मल रिजल्ट देखने के साथ साथ वो रिजल्ट आप डिजी लॉकर में भी देख सकते हो। ठीक है, अब वेरीफाइड गवर्नमेंट मार्कशीट आपकी आपके डिजिटल लॉकर में आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। बट ये डिजी लॉकर है क्या? आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट आपस में से डिजी लॉकर यूज कर रहे होंगे। जिसमें होता क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे रहते हैं। तो 2015 में डिजी लॉकर स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर डिजिटल इंडिया बाय मेटी। ठीक है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके द्वारा किया गया था। इसमें एम क्या होता है? देखिए, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कोई पासपोर्ट बनवाना है, सपोज करिए, आपको कुछ और डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो आपको हमेशा अपने साथ, पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कैरी करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन डिजी लॉकर ये कहता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो। और उन डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वही होती है जो आपके फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होती है। तो बेसिकली आपका एक पेपरलेस सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से आप अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो, अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा अटेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है जी। तो आप जो फेक पुअर क्वालिटी प्रिंट कॉपीज रहती हैं, आप उससे बच सकते हो बेसिकली। आपको अपने सेपरेट डॉक्यूमेंट को कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये सब इसका मतलब होता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ये डिजी लॉकर जो है वो सेफ नहीं है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है कि डिजी लॉकर की डिटेल्स बहुत बड़े पैमाने पे वो लीक हो गई हैं। अच्छा खासा सेफ रहता है, टेंशन नहीं है इसके बारे में। तो डिजी लॉकर की जो वेबसाइट वो खुद कहती है कि ये 2048 बिट RSA SSL एनक्रिप्शन यूज करती है, जो कि सबसे एडवांस एनक्रिप्शन मानी जाती है, इवन मोर एडवांस देन व्हाट्सएप।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है, आपके पास ओटीपी आता है, आपके ईमेल पे आता है, आपके मोबाइल फोन पे आता है, आपका कंसेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, टाइम लॉग आउट इसके अंदर होता है। मतलब जैसे अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप साइन आउट रहते हो या फिर एक्टिविटी नहीं करते हो तो खुद ब खुद वो साइन आउट हो जाता है, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। और सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं। तो अच्छा खासा माना जाता है। इवन जो गूगल प्ले स्टोर है वो खुद कहता है कि डिजिटल लॉकर का जो डेटा है वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता है। ये एक अग्रीमेंट है, राइट। बट फिर भी डिजी लॉकर उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया जितना होना चाहिए बेसिकली? इसके ना कई सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि इस ऐप के साथ कुछ इश्यूज भी हैं। एक इशू यहाँ पे ये है कि ये ऐप जो है वो स्मार्टफोन्स में चलती है। आज भी हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, या फिर मान के चले लोग इलिटरेट हैं। अब ये जो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है वो तो इसका यूज ही नहीं कर सकता। तो उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो सब उसको हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही कैरी करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब, देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है भाई, अब इंडिया में आप बात करें, जैसे आप सुरेश की बात करें तो करोड़ों लोगों का नाम इंडिया में सुरेश होगा। तो कई बार क्या होता है, एक ही जैसे नाम के लोग, उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, हल्का फुल्का अगर उसके अंदर मिसमैच हो जाता है तो एप्लीकेशन काम नहीं करती है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स ये एप्लीकेशन आपकी मांगती है। कई बार लेकिन हल्का फुल्का चेंज हो जाता है ना, जैसे ना आपने सुरेश में कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लिख दिया तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करती है। तो जिससे कई बार ना लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक समस्या ये भी है, अब इंडिया में इतना कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। बहुत बार आप जब कहीं पे मान लो पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो आप डिजिटल लॉकर के डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत बार उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत बार वो कहते हैं साहब आप डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपने ओरिजिनल भी लेके आइए। आपको गैस कनेक्शन बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, डीएल बनवाना है। इंडिया में हर लॉ अथॉरिटी एनफोर्समेंट बॉडीज अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट मांगती हैं। तो कानून के अंदर ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से ना समस्याएं होती है। अगर हमने डिजिटल लॉकर बना भी लिया और उसका यूज ही नहीं हो पाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप डिजिटल लॉकर से दे दीजिए हमें। कुछ लोग उसकी फोटोस्टेट कॉपी मांगते हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होती हैं आजकल तो। खैर सेल्फ अटेस्टेड होते, एक जमाना होता था जब आपको अटेस्टेड करवाने के लिए भी किसी नोटरी के पास जाना पड़ता था, वो आपसे अलग से 100-200 रुपये लिया करता था। तो ये समस्या है हमारे इस डिजिटल लॉकर के साथ। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़े। फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि इंडिया फार्मा सेक्टर के अंदर एक वर्ल्ड लीडर पहले से ही है। और कल संडे का आर्टिकल है, बेसिकली आज का नहीं है क्योंकि संडे को डीएनए नहीं आता है यूजली, तो हम लोग इसको आज कवर कर सकते हैं। हाउ इज इंडिया स्ट्रीमलाइनिंग द फार्मा सेक्टर? रिसेंटली आपको पता है इंडिया में कुछ इश्यूज चल रहे थे। अफ्रीका में कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इंडिया की कुछ दवाइयां वहां पे जा रही थी, स्पेशली कफ सिरप वगैरह। और कुछ बच्चों की वहां पे डेथ हो गई थी इंडिया का कफ सिरप पीने से, क्योंकि इस कफ सिरप के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस पाए गए थे, राइट। अब जिससे हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की काफी बदनामी तो हुई ऑफ कोर्स। ले तो सरकार ने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, और उस केस में अभी हुआ क्या है, जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंट्रल लेवल पे रेगुलेटरी बॉडी है, इसने स्टेट गवर्नमेंट के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी उनसे पावर वापस ले ली है। अभी क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती थी वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया करती थी, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया करती थी, और वो घटिया प्रोडक्ट बनाती थी स्टेट के अंदर और एक्सपोर्ट भी करती थी, क्योंकि स्टेट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा चलता है। उसकी वजह से ये सब स्टैंडर्ड दवाइयां इंडिया से बाहर जा रही थी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको लाइसेंस दिया हुआ था। अब उस सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे स्टेट गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनकी उस पावर को वापस ले लिया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अभी किसी कंपनी को लाइसेंस इशू नहीं कर पाएंगी। ये एक स्टेप है बेसिकली इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इंडिया के फार्मा मार्केट की अगर बात करें
तो क्या स्टेटस है भैया हमारा? इंडिया के अंदर 10,000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करती हैं। इनमें से बहुत सारी एक्सपोर्ट के लिए भी काम करती हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट है वो लगभग डबल हो चुका है, मतलब ग्रो तो कर रहा है। जब हम लोग ड्रग्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। 200 कंट्रीज या टेरिटरीज में हम लोग दवाइयां भेजते हैं। और वैक्सीन की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड लीडर है। 62% जो ग्लोबल डिमांड है वैक्सीन की, वो इंडिया से पूरी होती है। अब आप यहाँ पे ये मत समझिए कि हम लोग वैक्सीन की डिस्कवरी कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोस्टली इंडिया में जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, मोस्टली 99% की मैं बात कर रहा हूं, ये विदेशी कंपनियों की दवाइयां बनाती हैं। ठीक है। खुद वैक्सीन इंडिया में बहुत कम डिस्कवर हुई हैं। इंडिया में उतना रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। वो कंपनीज इंडियन कंपनीज को लाइसेंस देती हैं, हम यहाँ पे वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। लाइसेंस लेने के बाद करते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, दवाइयाँ सस्ती बन जाती हैं, तो फिर हम लोग उसको दूसरी कंट्रीज के अंदर भेज सकते हैं। राइट। जैसे डीपीटी, बीसीजी, इस तरह की दवाइयाँ। WHO की वैक्सीन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो 70% जो है इंडिया में ही बनती हैं। तो इंडिया पूरी दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड करवाता है, बेसिक लाइसेंस लेके करवाते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होना भी एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया में इस तरह की कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। अब जब आप फार्मा सेक्टर की बात करते हो तो आप एक चीज नोटिस करोगे, इंडिया में फार्मास्यूटिकल पूरे इंडिया में नहीं है। आपको यूजली वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा देखने को मिलता है। ये दिखा देता हूँ आपको मैं, देखिए। वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे ज्यादा इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर कॉन्सेंट्रेट है। उसके अलावा फिर थोड़ा बहुत और आपको हिमाचल में, परमाणु बद्दी वगैरह में देखने को मिलेगा। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आपको सदर्न स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? ये पोर्शन आप ज्योग्राफी से कर सकते हो, लोकेशन फैक्टर्स। ठीक है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल। राइट। लेकिन फार्मा सेक्टर के अंदर ये फैक्टर बहुत अच्छा काम नहीं करता है। देखिए, कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास तब सिचुएटेड होती है जब वो इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है। अब इसका मतलब क्या है? आप जैसे मान लो शुगर केन की बात करें, ठीक है, आप या फिर आयरन या स्टील इंडस्ट्री की बात करें, आप ये मान के चलिए कि 1 टन आयरन ओर में से आपको 5 kg सपोज आपको स्टील मिलता है। तो अगर आप आयरन या स्टील इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, तो दिल्ली में तो आयरन ओर नहीं मिलता है, वो तो आपका छोटा नागपुर प्लेटू से आएगा। अब छोटा नागपुर प्लेटू से आप 1 टन आयरन ओर लेके आओगे, उसमें से कुछ किलोग्राम आप स्टील बनाओगे, तो भैया बाकी फालतू का क्या होगा? वो तो वेस्ट हो गया ना, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। आप शुगर केन की बात कर लीजिए। शुगर केन को जब काटते हो, उस काटने के जितना जल्दी आप उसे शुगर बनाओगे ना, उतना ज्यादा शुगर बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है, उसके अंदर उसके सुक्रोज कंटेंट कम होने लगता है। तो आप पटना से दिल्ली के अंदर शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करके लाओगे, अगर आप सोचो कि मैं दिल्ली में आके चीनी बनाऊंगा, तो वो उसका 70% कंटेंट खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जो वेट लूजिंग होती है, वो यूजली वहां पे सिचुएटेड होती है जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, उसके आसपास ही होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं होती है। आप कहीं से भी रॉ मटेरियल लाके कहीं पे भी उसको बना सकते हो। तो इस तरह की इंडस्ट्री को फुटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं, जो कि रॉ मटेरियल की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। और फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री एक फुटलूज इंडस्ट्री है। आप इसे कहीं पे भी इंडिया में डेवलप कर सकते हो, अगर वहां पे कंडीशन अच्छी है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड होती हैं। और अगर आप देखेंगे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए ही, कोस्टल एरिया से एक्सपोर्ट करना ज्यादा आसान होता है।
और इंडिया में ज्यादातर दवाइयां मोस्टली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए बनाई जा रही हैं। दूसरा फैक्टर आप यहाँ पे कह सकते हो साहब, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अगर आप हिमाचल में देखें, जैसे बद्दी वगैरह में खूब ठीक ठाक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अवेलेबल है, लेकिन बद्दी में तो कोस्टल एरिया में नहीं है। यहाँ पे काम आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब आप, सरकार आपको सस्ते में लैंड देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे लैंड दे देती है आपको, रेगुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं सरकार अच्छा खासा कर देती है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए अवेलेबल होती हैं, क्लाइमेट भी वहाँ पे ठीक ठाक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और के साथ साथ ज्योग्राफिकल फैक्टर आपके यहाँ पे काम करते हैं। उसके अलावा अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, और इंडिया में जो फार्मा कॉलेज हैं वो अच्छे खासे हैं, तो आपको ठीक ठाक लेबर मिल जाता है, स्किल्ड लेबर आपको यहाँ पे डेवलप हो जाता है इंडिया में, तो सीधी सी बात है। तो फार्मास्यूटिकल अवेलेबल हो ही गया आपके पास। कैपिटल की अगर बात करें, तो ज्यादातर जो वेस्टर्न, गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई के आसपास अगर आप देखें तो वहाँ पे खूब सारी कैपिटल अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री वहाँ पे जाती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं हमारे पास जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे है। और अगर आप वेस्टर्न सेक्टर की बात करें कि इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों है, तो एक तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए होता है। और ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया खुद जनरेट नहीं करता है, हम लोग ज़्यादातर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट भी वहीं पे होगा जहाँ पे कोस्ट होगी, पोर्ट्स होंगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम जो अपने इंडिया की वैक्सीन वगैरह हैं, दवाइयाँ हैं, अफ्रीका में खूब एक्सपोर्ट करते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया है वो अफ्रीका के थोड़ा क्लोज पड़ता है, तो एक उसको ये एडिड एडवांटेज यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाता है। राइट, और आप एक चीज़ और देखिए, वेस्टर्न इंडिया की तरफ अगर आप जाएं, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात वगैरह में, वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है। राइट, उसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं उनकी कंजप्शन भी बढ़ जाती है। ये एक बेनिफिट होता है। और एक और बड़ा फैक्टर होता है जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ज्योग्राफी के टर्म में इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जहां पे इंडस्ट्री शुरुआत में सेटअप होती है ना, बहुत लंबे समय तक इंडस्ट्री वहीं पे रहती है। वहां से इंडस्ट्री को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री पिछले 50-60 सालों से है। इंडिया में इनिशियली जब फार्मा इंडस्ट्री आई थी तो वेस्टर्न सेक्टर में ही आई थी, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आई थी। इसीलिए आज भी वहां पे फार्मा इंडस्ट्री चल रही है। किसी नई जगह पे इंडस्ट्री को लोकेट करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वहां पे उस तरह का इकोसिस्टम नहीं होता है। यही एक रीजन है कि वेस्टर्न सेक्टर में आज भी मोस्टली इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कई सारी बातें हम लोगों ने करी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करी, लेकिन वी हैव सो मेनी चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे ये है कि जो रॉ मटेरियल है, जिसे आप लोग कई फॉर्म में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे आप रॉ मटेरियल कह सकते हो, ये हम लोग मोस्टली ना चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंसी है हमारी। तो जब हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो बेसिकली हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल वहां से लाते हैं, मैन्युफैक्चर इंडिया में करते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको दो तीन बातें बताई थी। एक हम लोगों ने बात बताई थी एवरग्रीनिंग, और एक कंपलसरी लाइसेंसिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड ओवर इंडिया की जो पेटेंट रिजीम है उसको लेके ना वर्ल्ड में थोड़ा सा डर है। इंडिया में हम लोग ऐसी कंपनियों को भी दवाइयों बनाने का लाइसेंस दे देते हैं जो जिन्होंने उस दवाई को डिस्कवर किया ही नहीं। कोई अमेरिकन कंपनी है, उसने 10-15-20 साल की रिसर्च के बाद एक दवाई बनाई, बिलियंस ऑफ डॉलर उसके ऊपर खर्चा किया। मान लो कि कैंसर की दवाई है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को लाइसेंस दे देती है वो दवाइयां बनाने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ओरिजिनल कंपनी, जिसे हम लोग कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। जिसकी वजह से बहुत सारी हाई प्रोफाइल जो फार्मा कंपनीज हैं वर्ल्ड में, वो इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करती ही नहीं। ये एक रीजन यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे दवाइयों की पायरेसी बहुत होती है, ब्लैक मार्केट बहुत होती है।
ब्लैक मार्केट होती है हमारे यहाँ पर, जैसे हमने कोविड में देखा ही होगा। कोविड के लिए कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ वैक्सीन थी। उसके बावजूद भी इंडिया में जब कोविड लोगों का एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था, 20-20 हजार, 40-40 हजार की जो इंपोर्टेड पायरेटेड दवाइयां थी, उनकी भयंकर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सिर्फ कोविड के दौरान ही नहीं, नॉर्मल सिनेरियो में भी ये चलता है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो अमेरिका यूरोप में अलाउड हैं, इंडिया में उनको अलाउ नहीं किया गया है फिलहाल, या फिर वो दवाइयां इंडिया में बिकती ही नहीं है। तो ऐसी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग इंडिया में खूब सारी होती है। जैसे आजकल कुछ वेट लॉस के लिए यूरोप में अमेरिका में कुछ दवाइयां चल रही हैं, इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन भयंकर इंडिया में उनकी पायरेसी होती है, उनको ब्लैक मार्केट थ्रू इंपोर्ट किया जाता है। ये सब इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जो डेफिनेटली दूर होने चाहिए। नाउ अब बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल पे। और जनरली एक परसेप्शन देखा गया है लोगों के मन में, और परसेप्शन ये है, लोगों को लगता है कि रिलीजन की वजह से ना पॉपुलेशन बढ़ता है। खासकर अगर आप बात करें तो लोगों का एक परसेप्शन ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके अंदर जो बर्थ रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो ज्यादा है। और वो इस वजह से है बिकॉज वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि रिलीजन की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है एग्जैक्टली नो। रिलीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ से या ज्यादा बच्चे पैदा करने से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये एक हार्ड फैक्ट है। ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट को प्रूफ करने के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एक पॉलिटिकल रैली कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में 1950s के बाद जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 7.8% कम हो गई है, मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई है। राइट। तो उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम औरतें हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे डेटा कुछ और कहता है। डेटा ये कहता है कि भाई देखिए, जब आप इंडिया में एक फैक्टर को कंसिडर करोगे ना, वो है पॉवर्टी, वो है आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। अगर आप गरीब हो और सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, तो आप ज्यादा बच्चे पैदा करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। हर रिलीजन में सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन ज्यादा बच्चे पैदा करती है। ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रूल है। जैसे जैसे आप पॉवर्टी से बाहर आते हो, एजुकेशनली सोशली एम्पावर्ड होते हो, नेचुरली आपकी बर्थ रेट कम होने लगती है। ये एक सिंपल सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रूल होता है। इंडिया में भी ये देखा गया, इवन गवर्नमेंट का डेटा खुद ये शो करता है कि जो एजुकेटिंग गर्ल्स, जिन लड़कियों के पास कुछ एजुकेशन है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, और जो थोड़ा सा लेट शादियां करती हैं, 21 22 23 25 साल की उम्र में शादियां करती हैं, वो फैमिली प्लानिंग को लेके ज्यादा अवेयर होती हैं, और उनकी फर्टिलिटी रेट भी कम होती है। अब कोई 5वीं पास है या इलिटरेट है, 18 19 साल की उम्र में उसकी शादियां हो जाती हैं, तो ज्यादा बच्चे तो पैदा होंगे ही। और मुस्लिम्स के अंदर भी अगर आप देखें इंडिया में, जो फर्टिलिटी रेट है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, पर वो इंडिया में एक जैसी नहीं है। आप अगर बिहार में देखें तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 3.6 है मुस्लिम्स के अंदर। वहीं अगर आप महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पे इट इज ओनली 2.0%। तमिलनाडु कर्नाटका की अगर बात करें, वहां पे भी 2% के आसपास है। इवन तमिलनाडु में तो दिस इज लेस देन 2%, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। वहीं अगर आप झारखंड में जाएं तो वहां पे 2.7% है, बिहार राजस्थान में 2.4% है। और इन्हीं जो स्टेट्स के अंदर जहां पे मुस्लिम फर्टिलिटी ज्यादा है, वहां पे हिंदू फर्टिलिटी भी ज्यादा है।
क्रिश्चियन फर्टिलिटी भी ज्यादा है, सब धर्मों की फर्टिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इकोनॉमिकली सोशियली बैकवर्डनेस वहां पे आज भी है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर आप ये चार्ट देखें, चार्ट नंबर 1, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि परसेंटेज ऑफ हु गॉट मैरिड एज चिल्ड्रन, तो जिन स्टेट्स के अंदर चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रही है, मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। बिहार के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर लगभग 40% से ज्यादा शादियां जो है वो अंडर एज हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पे ज्यादा हो गया, 3.6 है। जबकि अगर आप आंध्रा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अगर अभी इनकी बात करें, चाइल्ड मैरिज के केस वहां पे कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलिटी रेट भी कम होती है। ठीक है। चार्ट अगर आप 2 की बात करें, तो यहाँ पे लिटरेसी से आप कंपेयर कर सकते हो। तो जहाँ पे इलिटरेसी, अनपढ़ता ज्यादा होगी, वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है। मुस्लिम कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ। अब वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, अगर आप इन स्टेट्स की बात करें, या तो वहाँ पे वीमेन एजुकेशन थोड़ी बेटर है, तो फर्टिलिटी रेट भी वहाँ पे कम है। झारखंड, यूपी वगैरह की बात करें, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तीसरी चीज यहाँ पे जो इन्होंने बताई है वो है अनमेट, अनमेट नीड्स की बात होती है। अनमेट नीड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी वीमेन हैं जो कम बच्चे पैदा करना चाहती है, ये उनकी डिमांड है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती हैं, 2 3 4 साल का, ये वो चाहती हैं ऐसा, लेकिन उनके पास साधन ही नहीं है ही नहीं। इसे बोलते हैं अनमेट डिमांड्स। जैसे अब हरियाणा, बिहार, झारखंड, यहाँ पे मुस्लिम वीमेन के अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी डिमांड तो है, लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। फैमिली प्लानिंग वहां पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल नहीं है, मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल नहीं है उस तरह की। तो अनमेट डिमांड की अगर बात करें, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे बिहार, हरियाणा, झारखंड, यहाँ पे अनमेट डिमांड बहुत ज्यादा है मुस्लिम महिलाओं के अंदर। हिंदूज के अंदर भी है ऑफ कोर्स, मुस्लिम्स के अंदर भी है। अगर आप जैसे बिहार की बात करें, यहाँ पे 12.5% हिंदू महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अनमेट डिमांड है, मतलब वो चाहती है कम बच्चे पैदा करना, लेकिन नहीं कर पा रही है बिकॉज साधन नहीं है। वहीं मुस्लिम्स के अंदर दिस इज मोर देन 20%। तो अगर इनको सुविधाएं दे दी जाएं, तो ये बच्चे पैदा नहीं करेंगी ज्यादा। दोनों केस में अवेलेबल होता है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, केरला के अंदर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, हिमाचल के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे अनमेट डिमांड जो है वो कम है, तो इसलिए वहां पे फर्टिलिटी रेट भी कम है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है, दैट पोवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, ये एक आपने याद रखना है। पोवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, लेस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू हायर ग्रोथ इन पॉपुलेशन और हायर फर्टिलिटी रेट। आप किस रीजन से बिलोंग करते हो डजेंट मैटर। ठीक है। जैसे हम मलेशिया की बात करें, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वहां तो मुस्लिम्स नहीं है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, फिर भी उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉवर्टी, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि, ये मैं फर्टिलिटी रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इंडिया में हायर पॉपुलेशन, ओवरऑल हायर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन का रीजन क्या क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।